वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले कहा था नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो इस वक्त की सिचुएशन चल रही है उस हवाले से लेकर आए हैं, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर आए रोज़ बीमारियां नई नई जन्म ले रही हैं और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा हो रही हैं लोगों के अंदर, और लोग जो है वो हमसे डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरह से जो है उन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ सके। और जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से, तो मौसम बहुत ज़्यादा जो है वियर्ड हुआ हुआ है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कभी बहुत ज़्यादा हब्स हो जाती है, कभी एकदम से हवाएं चलने लगती हैं, और अभी जो बरसात हुई है उसके बाद कौन कौन सी बीमारियां जो है वो मार्केट के अंदर इन हो रही हैं और दीगर इशूज़ के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा जो है वो सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व होता जा रहा है। कोरोना तो है ही है, इन तमाम सूरत हाल के ऊपर किस तरीके से हर एक नॉर्मल बंदे को लड़ा जा सकता है, किस तरीके से वो लड़ सकता है बीमारियों से, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये मैंने रिबन लगाया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ये अवेयरनेस देने के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम चल रही है और जितने भी वुमेन्स हैं उन तमाम लोगों के लिए जो है ये आगाही वुमेन है कि आगाही मुहिम है कि किस तरीके से आप जो है ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं और किस तरीके से आप अपना इलाज जो है वो करा सकते हैं। और जिस तरीके से गुज़िश्ता दिनों हमारे पास खबर आई कि लेजेंडरी कॉमेडी के किंग जो है वो उमर शरीफ हम में नहीं रहे हैं, और जिस तरीके से तमाम सूरत हाल हमने देखी कि उनको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लाहक थी, यहाँ से उनको अमेरिका रवाना किया गया, उसके बाद जर्मनी में जो है वो अपना दम तोड़ गए हैं और हमारे बीच में नहीं रहे। ये तमाम सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक वर्स्ट सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गुजरी, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा था जो कि पाकिस्तान उनसे महरूम हो गए हैं। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद हैं वो है डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब। वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। कैसे हैं सर? ठीक है जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे तमाम सूरत हाल के ऊपर। जिस तरीके से मैंने कहा कि डेंगू की सिचुएशन इन हुई है, कोरोना की सिचुएशन इन हुई है, इससे पहले जो है ये तमाम सूरत हाल तो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारे कॉमेडी किंग जो है उमर शरीफ जो हमें नहीं रहे, कितनी सारी बीमारियां उनको लाहक थी, ज़ियाबतीस उनको थी, दिल का अर्ज़े में वो मुब्तला थे, ब्लड प्रेशर उनको था, डायलिसिस की कंडीशन में वो थे। इन तमाम सिचुएशन के ऊपर क्या करना चाहिए? यहाँ पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि उनका एक प्रॉपर इलाज नहीं हो सका। प्रॉपर इलाज के लिए जो है उनके जो डॉक्टर्स थे वो उनके पास रुजू नहीं हुए, बल्कि उनको अमेरिका रवाना करने की अपील की गई, जिसमें सिंध हुकूमत ने जो है उनको अमेरिका में रवाना किया एयर एम्बुलेंस के ज़रिए। लेकिन बस वही बात है कि जिसकी ज़िंदगी अल्लाह ने जितनी लिखी है वो उतनी ही उसको मिलनी है। तो तमाम चीज़ सिनेरियो के ऊपर मकसद मेरा यह सवाल करने का कि पाकिस्तान के अंदर अब तक इतनी अपग्रेडेशन क्यों नहीं हुई कि हमारे जो बंदे होते हैं, हमारे जो लोग होते हैं पाकिस्तान के, उनको बाहर जाके इलाज कराना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका क्वेश्चन इतना अच्छा है और वक्त के हिसाब से बहुत अहमियत रखता है। देखिए, हमारे पास जहाँ हुकूमत का हम जिक्र करते हैं, वहाँ आवाम का जिक्र करते हैं, एनजीओज़ का जो हम जिक्र करते हैं, तो हमें ये चाहिए कि पॉलिसी हमारी इस टाइप की होनी चाहिए कि जो हमारे फ़नकार लोग हैं या ऐसे लोग जो आपके मुल्क का सरमाया है, उन पर शुरू से उन पर नज़र होनी चाहिए। एक ख़ास किस्म की इदारा हुकूमत की तरफ से ऐसा जो उनको लुक आफ्टर करे। इसी तरह हमारी जो प्राइवेट एनजीओज़ हैं उनको चाहिए कि उनको जो है लुक आफ्टर करे, उनको देखे, उनके मसाइल को देखे। जो मसले उनको चल रहे थे यकीनी तौर पर वो एक दिन के नहीं थे, वो पहले से चल रहे थे। उमर शरीफ साहब को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ और मेरे उनसे था बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि एक महफिल में हम बैठे थे तो उन्होंने शुगर का मेरे से जिक्र किया, तो मैंने उनको मेडिसिन भी लिख के दी शुगर की, यानी इतने क्लोज थे। और मैंने उनको मशवरा यही दिया था कि आप जो कुछ भी करें अपना वेट को कंट्रोल में करें, और अपना जब आप वेट कंट्रोल करेंगे और जहन को फ्रेश रखें। ये दो चीज़ें उनसे नहीं हो पा रही थी। जहनी तौर पे वो इंतहाई आप ये समझे कि सेंसिटिव शख्सियत के मालिक थे, बल्कि मैं ये कहूँ वो दरवेश सिफत इंसान थे। वो इतनी खूबसूरत उनकी पर्सनैलिटी थी, अंदर से बाहर से साफ सुथरा चीज़ें रखते थे, मगर ज़माने ने उनके साथ वो अच्छा नहीं किया। उनके साथ प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट होते चले जा रहे थे। उनके शुगर के हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, फिर वो किडनी के उनका प्रॉब्लम शुरू हो गए, फिर कार्डिक प्रॉब्लम शुरू हो गए। कार्डिक से साथ साथ उनके वेल वाल्व जो होते हैं, हमारे कार्डिक वाल्व जो होते हैं, माइट्रल वाल्व कहलाते हैं, वो इफेक्टिव हो गए। फिर उनके मसले मसाइल शुरू हो गए। जब मेरा आखिर में सिचुएशन ये हो गई कि वो बेचारे कोमा में जाने लगे। फिर यहाँ पे इलाज हुआ उनका, पे वो उन्होंने डेफिनेटली बहुत से मसाइल हो गए थे।
तो हमारे यहाँ बेहतर ऑप्शन ये होता है बाहर के मुल्क का ही होता है, और अमेरिका का वहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है। नहीं तो ये बेहतर ऑप्शन हमारे लिए क्यों है? पाकिस्तान के अंदर अगर इतने डेवलप्ड डॉक्टर्स हैं, या अगर इतने जो है हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, या इतनी हाई प्रोफाइल मशीनरी हमारे पास मौजूद है, जो कि कहते हैं कि सिंध हुकूमत भी कहती है, हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि सेहत का निज़ाम बेहतर है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा होता। अमूमन हम देखते हैं कि सेहत का निज़ाम जो है बहुत ज़्यादा पस्ती की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास से लोग बाहर बैरून मुल्क इलाज कराने जाते हैं, और ख़ास तौर पर मैं देखती हूँ जो दिल के आर्जे में लोग मुब्तला होते हैं वो अमूमन जो है बाहर जाके इलाज करा रहे होते हैं। क्यों? हाँ, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास जो है ना, जो लोग हैं, यानी जो नफरी है वो बहुत स्किल हैंड है, यानी डॉक्टर सुपर है। इस वक्त अमेरिका ब्रिटेन में जो हाई प्रोफाइल डॉक्टर है ना, उनमें पाकिस्तानियों का शामिल नाम है, मगर जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो हमारे पास जो उनके जो वेपन्स यूज़ होते हैं, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, जो मशीनरी यूज़ होती है, भले हमारे यहाँ बड़े लेटेस्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो मशीन जो अमेरिका में या ब्रिटेन में यूज़ होती है, हमारे पास अभी भी उसको 20 साल चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि डेवलप होने में अभी भी 20 साल चाहिए? कम से कम हमारे पास सिस्टम अपग्रेड नहीं है, यानी हमारे पास मशीनरी पर जो अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग बैरून मुल्क रवाना होते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। मैं आपको एक बिल्कुल बताऊं, पिछले दिनों मेरे अपना भाई, सगा भाई, मेरे बड़े भाई, वो अमेरिका गए, उनको कोरोना हुआ। एक चीज उन्होंने मुझे बताई, उनको जब डीसी किया गया हॉस्पिटल से, तो उनसे कहा गया कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत ही कम है, यानी उनको तकरीबन समझ 60 पे जाके जो है उन्होंने कहा कि आप जो है ना, आप 60 तक आएंगे तो आपका ना लेवल बेहतर होगा। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लगाओ, हम ऑक्सीजन सिलेंडर देते हैं ना, उनके पास ऑक्सीजन जनरेटर इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है, इतना छोटी सी एक डिवाइस है, वो उन्होंने उठा के यहाँ रख ली और वो उन्होंने यहाँ लगा दी, उससे सांस ले रहे हैं वो। और वो जब तक कि उनकी वो 5% टेम्परेचर कल के 90% नहीं हुई, तकरीबन उनको महीना लगा वहाँ पे, वो नॉर्मल हो गए, वो इंस्ट्रूमेंट डिवाइस उन्होंने वापस कर दी और अपने वो जब नॉर्मल हो गए वैक्सीन करके पाकिस्तान आ गए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये डिवाइस जो है ये क्या है, तो कहने लगा अभी आने के बहुत साल लगेंगे हमारे मुल्क में। हम ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन कमी हो गई थी और आपने देखा हम ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन जैसी ही कम हुई फिर वो बात आती माफिया वाली, उन्होंने ऑक्सीजन महंगी कर दी, वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। तो बड़ा अजीब सिस्टम है, जो चीज़ हमारे यहाँ मिलने की जो होती है उस पर हुकूमत की कोई दस्तरस नहीं है, कोई जो है हमारे पास जो इंजॉयशन है दूसरी पार्ट लोग हैं उनका कोई भी कंट्रोल सिस्टम नहीं है इनके ऊपर। तो इसीलिए जो है हम जो है आला इंस्ट्रूमेंट के लिए, आली सर्जरी के लिए या आला ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर में कोई नो डाउट कोई वो नहीं है कि डॉक्टर हमारे ही बहुत आला हैं सब में, लेकिन किसी हद तक उनको सुपरविजन हासिल है। नहीं तो ये क्या वजूहात हैं? मैं वही रीजंस जानना चाह रही हूँ कि क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान इतना पीछे आज तक? देखिए पाकिस्तान जो है अभी एक पसमानदा मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क में कहलाता है। हम उसके अपने मसाइल हल नहीं हुए तो अभी दूसरे मसाइल हमारे क्या हल होंगे। आपकी स्टेटस देखने के लिए आपको बाहर का माहौल देखना पड़ता है। अब आप ये जो बारिशों का मौसम आप देखती हैं यहाँ, आप ये चीज़ें आप देखें, गंदगी देखें, फिर इनके वायरसेस देखें, अमेरिका में या बरतानिया में या फॉरेन कंट्री में इन चीज़ों का, या सिंगापुर ले लें आप, या मलेशिया ले लें आप, यानी अजीब सिस्टम है। यहाँ इस तरह की चीज़ें वहाँ पाई ही नहीं जाती हैं। इतना साफ सुथरा माहौल है वहाँ पे आपका, समझे ना, ग्रास है, कोई डस्ट नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि मुझे बताया गया कि जो शूज़ वो यहाँ से पहन के जब गए थे तो उन्होंने बताया कि मैं 1 महीना में अमेरिका में रहा हूँ और वो जूते मैंने ना डस्ट नहीं हटाई है। अच्छा। और जब मैं आया तो मेरे बिल्कुल कुछ साफ थे। यानी ये आलम है वहाँ पे सफाई का। आप सफाई तो हमारे ईमान का हिस्सा है, हम क्यों नहीं इन चीज़ों को देखते? जब आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो बाकी चीज़ों में हम कहाँ तक देख सकते हैं? अभी हम तरक्की में बहुत पीछे हैं, हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। पहले अपने कसर जो है वही पहले देख लें, हम पहले अपनी सोशल ज़िंदगी को देख लें। हमारे यहाँ आए दिन कोरोना आ गया तो दूसरे दिन पता लगा वो डेंगू आ गया। अच्छा, डेंगू पीछे चला गया तो नए वायरसेस आ गए, वो मान लें वो स्विमिंग पूल में नाक के जरिए मुँह में जा रहे हैं, ब्रेन में जा रहे हैं वो। अच्छा, उनसे निपटे तो आप नमूनिया आ गया, उससे डेथ होनी शुरू होगी। जब उन चीज़ों से आप निपटे तो किडनी फेलियर होने शुरू हो गए। यानी कितनी हैरानकुन बात है कि बच्चों के डायलिसिस हो रहे हैं, यानी बच्चों के किडनी फेल हो रहे हैं। मैं तो बस एक समझे कि एक बड़ा दुखी दिल लेके बैठता हूँ, समझे ना। ये होता है कि किस तरह अपने मुल्क को बचाऊं इन चीज़ों से। रात दिन काम करते हैं हम, रात दिन काम करते हैं, मरीजों के लिए काम करते हैं, हर तरह की सहूलत देने की कोशिश करते हैं, मगर हमारे मुल्क में सर्वाइवल रेट इतना मुश्किल है सर्वाइव करना
कि मैं समझता हूँ कि बस ये अल्लाह आ गया बचाएगा हमें, या हम आपको अपने अपनी सतह पे अच्छा होना पड़ेगा। जब हम अपने आप को अपनी सतह पे सिंसियर होंगे, अच्छी स्ट्रगल करेंगे, तो शायद हम अपनी मुश्किल से निकल जाएं। ठीक है, जिस तरीके से आपने बच्चों की बात की, बीइंग अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आप, तो आपने कहा कि बच्चों की किडनी भी काफ़ी हद तक जो है फेल होती हुई दिखाई दे रही है। क्या वजूहात सामने आ रही है? स्टडी क्या कहती है, रिसर्च क्या कहती है, क्यों बच्चों की जो किडनीज जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद में फेल हो रही हैं? बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ अभी जो आजकल आ रही है वो मेडिकेशन का मिसयूज है, सेल्फ मेडिकेशन। इतने हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन इतनी है और डॉक्टरों की भी कुछ नेग्लिजेंस आती है। वो लोग ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं देखते कि ये इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। मैंने जब मेरे पास ज़्यादातर लोग, मैंने पेशेंट का जब डेटा कलेक्ट किया तो पता लगा कि उसमें कुछ मेडिसिन का ओवर यूज़ किया गया था, कुछ मिस यूज़ किया गया था, कुछ नेग्लिजेंस पेरेंट की थी। कुछ बच्चों में प्रॉब्लम्स आते हैं, बुखार के आ जाते हैं। देखिए डिहाइड्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है, हमारा इन चीज़ों का कंसेप्ट ही नहीं है। हम सिर्फ बुखार को देखते हैं, खून की थोड़ी बहुत कमी देख ली, टेस्ट करके देख लिया। अगर हम उनसे कहते हैं मरीज से कि भी आपका इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, आपका पोटेशियम लेवल बच्चों का डिस्टर्ब हो रहा है, आप इनको करने के लिए हर हद तक वो भी देख लेते हैं। आपको मालूम है यही सब चीज़ें किडनी फेलियर की वजह बनती हैं। मतलब अवेयरनेस की कमी भी आप कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स जो है वो घर में ट्रीटमेंट दे देते हैं, उस हवाले से भी नुकसान कर लेते हैं और पूरी तरह डॉक्टरों की बात पे अमल नहीं करते और वो छोटी मोटी बातों में चले जाते हैं। जिधर आपने कहा कि प्रॉब्लम हो रही वहाँ वो ऐसे डॉक्टरों के पास चले जाते हैं जहाँ वो कहते हैं कि भाई अब इनसे इलाज लेना हमारे बच्चे को फायदा हो रहा है, जबकि हमें मालूम है कि एलोपैथिक ही सबसे सुपर ट्रीटमेंट देता है। और बाद अगर हम हिकमत की तरफ जाते हैं तो वाकई उनमें जो सुपर स्टार हैं, जो हाईली क्वालिफाइड है, वो बेहतर इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन हर कोई जो है हिकमत या होम्योपैथिक है या दूसरी चीज़ों का है या हर्बलिस्ट है, वो हर कोई इलाज नहीं कर सकता। आपको हर सूरत में एलोपैथी की तरफ आना होगा। इसकी वजह क्या है? वहाँ पर आप जो बर वक्त आप डायग्नोस करते हैं, आप बर वक्त ट्रीटमेंट करते हैं, आप बर वक्त आपको डायग्नोसिस मिलके आपको डिसीजन मिल जाता है ताकि आगे बच्चे, उधर दूसरी जगहों पे नहीं मिलता। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। हमारे यहाँ डॉक्टरों की अवेयरनेस लोगों के पास ज़रा कम है, लोग कोई हजरात की तरफ जाते हैं। ये भी एक बड़ी वजह किडनी की फेल होने थी। हम क्यों कोई को मना करते हैं? हम कहते हैं कि भाई जो अताई डॉक्टर हैं उनके बाद आपने क्यों मना करते हैं? इसकी वजह ये कि ना तो उनको डायग्नोसिस की पता है, ना उनको ये पता है कि ये ड्रग जो दे रहे हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। मैं इसी तरफ आपके आऊंगी, जिस तरीके से आपने सवाल रेज किया कि अताई डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, लोग क्यों एलोपैथिक के की तरफ आने से कतराते हैं? क्योंकि वो इसीलिए कतरा रहे होते हैं क्योंकि जब वो हॉस्पिटल जाते हैं या डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो अमूमन उनका मसला कुछ और होता है और उनको ट्रीटमेंट कुछ और दे दी जाती है। ऐसे बहुत सारी स्टडीज और केसेस आपके सामने खुद भी हैं यहाँ पर, और हम खुद भी हाईलाइट कर रहे होते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इन तमाम सूरत हाल के अंदर अपनी जान भी खो चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब लोग इतने डरे हुए होते हैं, वो किस तरीके से, आप बताइए, डॉक्टर्स को देख लें, जगह जगह उन्होंने क्लिनिक्स खोले में, उनको पता ही नहीं होता, उनके पास डिग्रियां ही नहीं है, लेकिन उन्होंने क्लिनिक्स खोले में, लोग उनके पास जा भी रहे हैं बड़ी तादाद में, और वो पता नहीं कौन सी मेडिसिन देते हैं उनको, और उसके बाद उनको जो कहते हैं ना इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उसके बाद उनको रिएक्शंस हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है लोग क्या करें, किसके पास जाए, किस पे यकीन करें, किस पे ट्रस्ट करें? सोसाइटी इस तरफ जा रही है, किस तरीके से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा? आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन जहाँ पर इन चीज़ों का ताल्लुक है कि डॉक्टरों की जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं उसकी यकीन तो फीस उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, उनकी जो मेडिकेशन वो जो लिखते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होती है, पैसों की ज़्यादा खर्च होता है उसमें, इन्वेस्टिगेशन लेके एक वहाँ पे एक सिलसिला होता है, कंसल्टेशन से लेके लैब टेस्ट से लेके डायग्नोसिस ऑफ मेडिकेशन, एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए होती है जो हमारे यहाँ, जो आपको पता है गरीब तबका है, हमारे यहाँ की जो आबादी है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन क्या किया जाए, एक डॉक्टर इतना आसानी से तो नहीं बन रहा, उसको घर बार भी चलाना है, अपने एक स्टेटस के हिसाब से चलना होता है, तो ये भी एक बड़ी वजह है। अच्छा, दूसरे जो अताई डॉक्टर थे वो सस्ता काम कर लेते हैं, समझे, या दूसरे डॉक्टर ने उनको जो है कम पैसों पे काम हो जाता है। अच्छा, वक्ती तौर पर जो है हर बंदा जो भी ट्रीटमेंट लेता है किसी से भी वक्ती तौर पे आराम हो जाता है, यही सबसे बड़ी वजह है। मैं ये कहता हूँ अगर आपको किडनी पेन हो रहा है किसी को और अगर उसका दर्द जो है ख़त्म हो जाता है तो उसको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मर्ज तो अंदर मौजूद है, आपने उसको साइलेंट कर दिया, अब वो साइलेंट किलर बन गया वो जो मर्ज था आपका। जब आपने साल 2 साल के बाद जब टेस्ट कराया तो मालूम हुआ या तो उसके किडनी फेल हो रहे थे, या फिर आपने देखा कि उससे कार्डिक प्रॉब्लम डेवलप हो चुका था, या आपने देखा कि उसके जो लंग्स में कंसोलिडेशन बन चुकी थी, अब जाके वो सेकंड स्टेज पे निकल गया, वो इतना सा मसला इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ गया। तो हमें चाहिए कि अपने आवाम में जो है एक असल में सारा सेंस की बात है, ये सारी एजुकेशन की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है, हमारे यहाँ जो अवेयरनेस दी जा रही है उसकी कमी है।
यानी मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व है हमारे यहाँ इसके अंदर। लेकिन बात वहीं आके रुक जाती है ना, जैसे कि आपने कहा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी हाई क्लास फीस है, और वो हाई क्लास फीस लेते भी इसलिए हैं क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें अपना घर बार चलाना होता है। तो गरीब तबका कहाँ जाए, वो अताई डॉक्टर के पास ही जाएगा। क्या ये जो हाई क्लास डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ हाई क्लास को ट्रीट करने के लिए जो है वो पढ़ते हैं और अपना कारोबार चला रहे होते हैं और अपनी जो है जॉब कर रहे होते हैं? क्या लोअर क्लास और मिडिल क्लास इस कैटेगरी के अंदर नहीं आती? हाँ बिल्कुल सही कह रही है, और यही इस बहाने मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ और ये अपने आप से भी कर रहा हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे डॉक्टरों की बात पर गौर करना चाहिए। देखिए मेरे अस्पताल की तरह का जैसे मैंने अपना सिस्टम किया हुआ है कि वहाँ मैंने एक ट्रस्ट बना दिया, जैसे डॉक्टर आबिद वेलफेयर ट्रस्ट कर दिया मैंने। ये एक गायबाना ट्रस्ट है, इसमें कोई डोनेशन नहीं आ रही है, ये मेरी अपनी डोनेशन जा रही है। आपने मुझे कहा कि आगे इनकी फीस माफ कर दो, हाँ वो ट्रस्ट के थ्रू हम कर रहे हैं आपका। अच्छा बोला आपने ट्रस्ट को तो कर दिया, एक हम दिल की तसल्ली कर रहे हैं अपनी और हर बंदे का। इसी तरह हर तरह से मैं समझता हूँ हर जगह होना चाहिए, हर हॉस्पिटल में बड़े से बड़े, बोलिए आका नेशनल हो या वो आगा खान हो, वहाँ पे भी एक सिस्टम डेवलप हो, एक डिपार्टमेंट ऐसा हो जहाँ गरीबों की बाकायदा जो है मदद की जा सके। ये नहीं कि ज़कात से ही हो रही है, आप ज़कात फॉर्म भर चले जा रहे हैं, आप सैयद है तो नहीं होगा, नॉन सैयद है तो होगा। तो एक लंबी कतारों में लगना पड़ता है, लाइंस में लगना पड़ता है। मतलब पेशेंट वहाँ पे दम तोड़ा है, पेशेंट की कंडीशन सही नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, सिस्टम इतना करप्ट हुआ हमारा कि आप पेशेंट की कंडीशन को नहीं देख रहे बल्कि फॉर्म भरने की कंडीशन में लगे हुए। इतनी देर में पेशेंट की जान निकल जाए, पेशेंट को कुछ हो जाए, यानी इंसान की जान से बढ़कर पैसा इंपॉर्टेंट हो गया हमारी सोसाइटी के अंदर। तो ये तमाम अवेयरनेस जो है वो हमारे सिर्फ लोगों को ज़रूरत नहीं है, हमारे जो है वो इन इदारों को भी ज़रूरत है, सेहत के निज़ाम को भी ज़रूरत है। जो इन इदारों के जो है मुखैर हज़रात बैठे हैं उन तमाम लोगों के लिए अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जा सकता है। लोगों की जानें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा तो फिर आ जाएगा, पैसा तो बार बार आपका जो है वो बन जाएगा और तमाम चीज़ें आप कमा भी लेंगे दीगर जगहों से। लेकिन ये तमाम सूरत हाल ये है कि एक गरीब इंसान बहुत उम्मीदें लेकर आता है, उसका भी बच्चा है, उसके भी घर के सारे अफराद हैं जो कि इन तमाम कशमकश से लड़े होते हैं, वो ऑलरेडी बहुत परेशान होते हैं, बड़े डिस्टर्ब होते हैं। इन सूरत हाल के अंदर आप लोग उनके मसीहा होते हैं और आप लोग को उनको ट्रीट करना आपका फ़र्ज़ होता है। ये नहीं कि पहले फॉर्म भर लें, पहले लाइन्स लगा लें, आप अपना जो है बिल जमा करा लें, जब तक आप बिल नहीं जमा कराएंगे हम आपको डेड बॉडी नहीं देंगे। ये तमाम सूरत हाल चल रही है। मैं ये समझता हूँ ये इसको बड़े आसानी से हम हल कर सकते हैं। एक छोटी सजेशन है जो शायद इस प्रोग्राम के हवाले से जाए और इस पर अमल हो जाए तो बहुत सिस्टम बेहतर हो जाएगा। देखिए दो एक सिस्टम होना चाहिए, एक तो जो आपकी प्राइवेट क्लिनिक है, हर इलाके में प्राइवेट क्लिनिक मौजूद है जो क्वालिफाइड डॉक्टर चला रहे हैं या हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपको जो है जो हुकूमत के हॉस्पिटल हैं, सिविल हैं जिन्हें, उनसे होना चाहिए। इसके अलावा उनका कम्युनिकेशन डायरेक्ट प्रोफेशनल से होना चाहिए, उनके नंबर डायल लगे हुए हों। आपका ये ज़रूरी है अगर कोई मरीज वो डायरेक्ट सिविल या जिना में जाता है तो उससे ये पूछा जाए कि तुम किस इलाके से आ रहे हो, तुम्हारे इलाके में डॉक्टर आबिद बैठा हुआ था, उसका लेटर लेके आओ, हम तुम्हें यूं देख लेंगे 1 मिनट के अंदर, इसलिए कि वो क्वालिफाइड है वो भी। आप जब मेरे पास आते हैं मैं बाकायदा एक लेटर बनाता हूँ कि इसके ये प्रॉब्लम थे, ये मैंने किया, अब आप जाए। अब क्या हुआ, इससे आगे वहाँ शुरू काम हुआ। अब देखिए डायरेक्ट हाथों हाथ हुआ, हैंड ओवर हुआ, उसने लिया, वो केस वहाँ पर गया। बहुत सी ऐसे भी टेस्ट थे जो रिपीट नहीं करने पड़ रहे थे और मरीज को बहुत आसानी से हो गया। इस तरह का हर हॉस्पिटल में एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, यानी प्राइवेट में भी हो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हो, जो फौरन बाहर के रेफर केस को फॉलो करे या जो डायरेक्ट चीजें आ रही है उसको देखे और देख के फौरन गाइडलाइन दे। ये नहीं होगा एक आदमी अंदर आया, एक्सीडेंट केस हुआ, वो इधर से उधर दौड़ रहा है, किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, कब तक रहूं, वो बैठा हुआ मालूम है डॉक्टर आएगा रात 12 बजे, अब वो इंसान में बैठे में जब तो खुदा न खासा उसकी डेथ हो रही है, वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ मौजूद हो जो इमरजेंसी में उसको दिखाए, बात करे। अच्छा यहीं पर ही एक हमारी जमात ऐसी हो कि जो ये देख रहा हो कि इस बंदे को पैसे हैं या नहीं है। अगर उसके पास पैसे नहीं है, मरीज को कुछ भी नहीं कहा जाए, पहली फर्स्ट एड सारी फ्री हो हर जगह, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, हर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल पहली फर्स्ट एड आपकी फ्री हो। अगर पेशेंट नॉन अफोर्डेबल है तो उसका फर्ज है, मुश्वरी फर्ज है और डॉक्टरों फर्ज है कि वो डायरेक्ट उससे अमाउंट ना ली जाए। एक एक्सीडेंट का केस है, आपको उठा के आपके हॉस्पिटल में ले आते हैं, उसके बाद पैसे नहीं है, उसका कोई अटेंडेंट भी इस वक्त नहीं है, आप उसके बिल बना लेते हैं आप उसका, ये गलत है। मेरे हॉस्पिटल में आप यकीन कर लीजिए बात को कि यही सिस्टम नाफिज है। कोई मेरा भैया ऑर्डर निकला हुआ है कि अगर ऑक्सीजन केस का कोई आता है और ऐसे इमरजेंसी में आती है, उससे पैसे पहले नहीं लेने आपने, आप उसके पेपर बना के रख दें, मैं आता हूँ, ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा, अगर वो अफोर्डेबल है वेल एंड गुड, नहीं है जाओ बेटा जाओ, कोई बात नहीं है जाओ,
देख लेंगे जब हमने टच में डाल दिया, वो टच तो मेरा पता है आपको, मेरा अपना है, समझे ना, वो खुश हो गए, चले गए। और बड़े आसानी से आप जो है ना एक अच्छी आपकी जो है अच्छी प्रोफाइल आपका डेवलप हो सकता है ना, और ये बिल्कुल हो सकता है अगर हम सारे वन टू ऑल कम्युनिकेट करें तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा। इससे लोड भी हॉस्पिटलों पे कम हो जाएगा। अब सिविल हॉस्पिटल आप देखें, सुबह जा रहे हैं रात को उसका नंबर आ रहा है, आप सिविल जिना में जाएं प्राइवेट में, वो सुबह जा रहे हैं रात को उसका नंबर आ रहा है। भाई सवाल ये कि ये लोग जो आए हमारे इलाकों से तो आए हैं, आप उन्हें उनके सिस्टम क्यों नहीं बना के रखा है? आप क्यों नहीं आए प्राइवेट हॉस्पिटल के पास? आप पहले डॉक्टरों के पास जाए, आप उधर से कम्युनिकेट, एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होना चाहिए, समझे ना। अच्छा यही सिस्टम ऐसा हो, अब मैंने लिख दिया कि साहब ये पुअर पेशेंट है, एफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ एडमिशन ने देखा अच्छा ये पूछने की जरूरत नहीं है। देखिए पेशेंट की भी आना होती है, ये नहीं है कि आपने सफेद पोश इंसान होता है ना, सफेद पोश इंसान हर चीज तरीके से काम करें। मैं समझता हूँ इतनी अल्लाह की जो मदद हासिल होगी, लोगों की मदद होगी, ये सिस्टम शफाफ लगेगी। और जिस तरीके का हम सिस्टम देख रहे होते हैं और सोसाइटी के अंदर डेवलप होता हुआ सिस्टम हम देख रहे हैं, बड़ा अलमिया है, बहुत ही अफसोसनाक सिस्टम है जिसको अपग्रेड होने की जरूरत है। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो ट्रीट कर रहे होते हैं गरीब लोगों को, और किस तरीके से उनके साथ जो है सलूक किया जाता है। वो ऑलरेडी परेशान होते हैं और इन सिचुएशन के अंदर किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, बल्कि इन तमाम सूरत हाल के अंदर आपको पेशेंट को देखना चाहिए, उसको हैंड ओवर करना चाहिए, उसकी तमाम जो है परेशानी को दूर करना चाहिए। लेकिन एक कहा था ना कि एक अलमिया है और इस अलमिया को चेंज होना पड़ेगा, इस तमाम सूरत हाल को चेंज होना पड़ेगा। जिस तरीके से डॉक्टर आबिद ने भी बताया कि किस तरीके से उसको सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है, सिस्टम को किस तरीके से बनाया जा सकता है, उस हवाले से भी हम डिस्कशन कर रहे थे। डॉक्टर आबिद, जिस तरीके से मैंने देखा और जिस तरीके से मैंने आपको बयान भी किया कि सिचुएशन क्या होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, अमूमन जो है वो लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेकिन एक और मैंने जो है देखी है चीज़, वो ये देखी है कि जब कोई भी पेशेंट जो है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है या किसी भी जो है क्लिनिक पे क्यों नहीं जाता है, तो वहाँ पर उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो कोई हकीर हो, क्योंकि उसके पास जाता है वो उसको 10 मिनट भी नहीं दिए जाते, 5 मिनट भी नहीं दिए जाते। उसको कहा जाता है अच्छा ठीक है ब्लड प्रेशर चेक करवा लो, उसका असिस्टेंट साथ मौजूद होता है और वहाँ पर जो है डॉक्टर के असिस्टेंट उसके ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं और उसके बाद उसका मसला भी पूरा तरीके से सुना नहीं जाता और उसको जो है वो आगे मूव ऑन कर दिया जाता है कि आप आगे चले जाएँ। और यही सूरत हाल अगर मैं प्राइवेट क्लिनिक्स की देखूँ तो जो डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक्स चला रहे हैं वो तो वहाँ पर 15-15, 20-20 मिनट भी देते हैं पेशेंट को, और वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो प्राइवेट जो है क्लिनिक चला रहे हैं, और वही जो डॉक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठते हैं तो वो वहाँ पर उनको देखते ही नहीं है। तो ये क्यों सूरत हाल होती है? देखिए बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप, और ये सारी बातें ज़मीर की कॉन्शियस लेवल की है और हुकूमत की इम्प्लीमेंटेशन है। अगर हुकूमत का जो रोल है, जो रेगुलेशन है, उनके जो असूल हैं, अगर वो सख्त कर दिए जाएँ। देखिए बाहर के मुल्क कहीं भी जाते हैं ना आप, तो वहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। प्राइवेट सेक्टर में वहाँ कोई भी ऐसी प्रोग्रेस हमें नज़र नहीं आती जो गवर्नमेंट लेवल पे अच्छी नज़र आती है। कहीं भी बाहर जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। हमारे मुल्क में उल्टा सिस्टम है, हमारे मुल्क में गवर्नमेंट लेवल को बिल्कुल डिवैल्यू किया जाता है और जो प्राइवेट फैक्टर है उनको अप किया जाता है। ये बड़ा सिस्टम गलत है और ये उन्हीं वजह से हुआ कि हमने अपने के इंसाफ से काम नहीं लिया। अगर हुकूमत, हमारे जो हुकूमत के इदारे हैं, जो हॉस्पिटल हैं, उनको बेहतरीन सतह पे चलाए, जो उनके रूल रेगुलेशन है। देखिए अभी भी इस वक्त भी जितने बड़े डॉक्टर और प्रोफेसर गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में पाए जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं पाए जाते। इसके बावजूद वहाँ की सर्विसेज जो है, वहाँ के जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा है, मगर अप्लाई नहीं किया जाता। पेशेंट के साथ इस तरह से बिहेव किया जाता है कि वो वहाँ से मजबूर हो जाता है कि प्राइवेट साइड पे जाए। मेरे पास कुछ ऐसी रिपोर्टें थी पिछले दिनों, शायद अब वो चीज़ सही हो गई हो, कि जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक करा रहे होते हैं, आपकी सर्जरीज हो रही होती हैं या कोई आईसीयू में जा रहे होते हैं, तो कुछ नुमाइंदे ऐसे कारिंदे भी होते हैं जो मरीज को कहते हैं कि आप प्राइवेटली चले जाएं, ये आपको और आसान काम हो जाएगा। ये भी लोग थे, मेरे कानों ने ये भी बातें सुनी जिस पे बेइंतहा अफसोस होता है। आप ऐसा क्यों करते हैं? कोई हर जगह आपको एक तनख्वाह मिल रही है, एक अच्छे पैसे, उसको इज्जत मिल रही है, आप उसको उठा के उधर ले जाते हैं। फिर आपकी ड्यूटी है लोगों को देखना। वो आपकी ड्यूटी है। तो मेरी इस प्रोग्राम के हवाले से एक रिक्वेस्ट है कि खुदा ये देखे, ये तो अल्लाह देख रहा है और आपको आप देख रहे हैं। बस हुकूमत जब देखेगी, जब देखेगी, हमें अपने सतह पे, हम और आपको अपने सतह पे अच्छा होना पड़ेगा।
समझे ना, हमें रूल को फॉलो करना होगा। एक तो ये होगी, बाकी मैंने बताया था कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं ये है, वो भी देखते जरूर है मरीज को, मगर शायद वो ऐसा समझते हैं कि ये जो है इस वक्त एक हमारे पास ऐसा बकरा आ गया है जिससे हम बहुत हलाल कर लेंगे हम, या ये कंसेप्ट बिल्कुल रॉन्ग वे है। और मैं ये समझता हूँ इस्लाम के भी खिलाफ है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के खिलाफ है। आप ये नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे अभी आपको बताया था, एक सिस्टम ऐसा हो, लगा दिया जाए इमरजेंसी के कम से कम चार्जेस हों, और बल्कि इमरजेंसी फर्स्ट फ्री हो हर जगह। मैं तो ये कहता हूँ हर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी लाई जा रही है वो फ्री हो, उसको एनजीओ जो है वो पेमेंट करें और हुकूमत पेमेंट करे, हर प्राइवेट हॉस्पिटल की हो या गवर्नमेंट की हॉस्पिटल की हो। आप देखें कितना बेहतरीन सिस्टम होगा। आंखें बंद करके लोग अपने बच्चों को, अपने जो बड़े हैं या बच्चे हैं या जो मरीज हैं, जो एक्सीडेंट के केस हुए हैं या कोई अचानक कोई शौक में चला गया है, वो आंखें बंद करके लाएगा। उसको पता है कि पहली फर्स्ट एड हमारे यहाँ फ्री है, तो वो मुतमईन है। उसको अच्छे तरीके से देखें आप। मैं समझता हूँ ये ऐसा एक हाई प्रोफाइल सिस्टम डेवलप हो जाएगा हमारे मुल्क में कि मैं बहुत सेटिस्फाइड। आप पैसा इधर उधर देते हैं, चले ठीक है, आप ज़कात का पैसा लगा दें, आप खुम्स का पैसा लगा दें, कुछ ना कुछ लगाएं, लेकिन मरीजों को लिए फर्स्ट टाइम आप क्लियरेंस दें, उनको फर्स्ट टाइम उनको जब फेवर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर हम गवर्नमेंट अस्पतालों की बात करें या हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि स्टाफ अपग्रेडेड नहीं है। स्टाफ बल्कि प्राइवेट से ज़्यादा गवर्नमेंट का अच्छा है, जिस तरीके से सूरत हाल हम देख रहे होते हैं। क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ प्राइवेट हॉस्पिटल का, तो वहाँ पर खुद मेरी जो मदर थी उनका हाथ जो है वो टूट गया था, जो है वो लग कर कहीं पर गिर गई थी वो, और उनका टूट गया। और जब मैं उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गई तो वहाँ पर एक इमरजेंसी के अंदर एक अटेंडेंट बैठा हुआ था, जिसको कहते हैं हम कंपाउंडर, वो बैठा हुआ था। और उसने जो है क्या किया, ना एक्सरे किया ना कुछ किया। एक पहले तो एक भारी भरकम बिल तैयार करके दे दिया, और बिल के बाद उनका ये पट्टी ले आए, ये ले आए, और उसके बाद सिंपल सी उस पर रैपिंग करके पट्टी बांध कर उन्होंने कहा बस ठीक है, ये 2-3 दिन में सही हो जाएगा। अब मेरी मदर को एक वीक गुजर गया, वो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर मैं गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब मैं लेकर गई तो वहाँ पर प्रोसीजर किया, पहले उन्होंने एक्सरे किया, तो एक्सरे में पता चला कि उनकी रिबकेज टूटी हुई है। तो रिबकेज टूटी होने के बाद यानी ये आपने 1 हफ्ता उनको जो सिंपल सी पट्टी बांधी हुई थी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, तो इससे बेहतर आपका क्या होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लोगों ने जो है वो पहला जो स्टेप लिया वो एक्सरे का, एक्सरे किया, और एक्सरे करने के बाद रिबकेज उनकी टूटी हुई थी, रिबकेज ज्वाइन की और उसके बाद प्लास्टर चढ़ाया। तो ये इंसान यही सोचे कि किस तरफ जाए, प्राइवेट की तरफ जाए तो वही वाली बात है ना कि बकरा हलाल करने वाली बात है कि आप जो है वो इतना लंबा चौड़ा बिल दे देते हैं कि आप इस बिल को फिलअप करें और बिल दे दें हमें, और बाकी हमें बंदे से कोई सरोकार नहीं है। खुदा न खासा हाथ चला जाता है या माजूरी हो जाती है, उसका कौन जिम्मेदार? मैं ये समझता हूँ कि ये जो आप गई हैं ये डॉक्टर नहीं था, कोई था, ये अताई डॉक्टर था ये। नहीं तो इतने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अताई डॉक्टर का क्या काम? मैनेजमेंट थी ये, उसको ये चाहिए था कि वो ये कहता है कि अभी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, एक्सरे की नहीं है, या हमारे कंसल्टेंट इस वक्त नहीं आ रहे हैं, आप इस टाइम पे आइए, इस टाइम पे आइए, मैं अभी फॉर टाइमिंग ये दे रहा हूँ, आप शाम में सुबह में। ये उसको लाजमी गाइडलाइन देनी थी, उसने ये नहीं दी। उसको गाइडलाइन ये दी हुई थी ना कि कोई भी पेशेंट आए इस वक्त आपने बिल बना के देना, और बिल बना के जो है कि जैसे तैसे भी उसको जो है ट्रीट करके आपने जो है बिल ले लेना भारी भरकम, और बाकी पेशेंट का जो है कुछ भी हो जाए उससे हमें कोई सरोकार नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन मैंने इसका अभी सॉल्यूशन दिया कि फर्स्ट एड कहीं भी हो फ्री होनी चाहिए। आप अगर इस फार्मूले को अपना दें और अगर ये हुकूमत नाफिज कर दे, यार अगर तुम फर्स्ट एड में नहीं लोगे तो कौन से गरीब हो जाओगे? हैं, एक हॉस्पिटल देखिए हर जगह अच्छी होती है, और जब इस किस्म की चीजें होती हैं तो अल्लाह तो बरकत डालता है, फिर नाम भी होता है कि भाई हम गए, हमको भले वो छोटी फर्स्ट एड मिले या बड़ी ये फर्स्ट एड, वो फ्री होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि हॉस्पिटल जब आप गवर्नमेंट में गई कितना प्रॉपर चैनल काम हुआ। मैंने यही आपसे अर्ज किया कि हमेशा ये सोच नहीं डेवलप होनी चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का निज़ाम जो है वो खराब है। बहुत अपग्रेडेड डॉक्टर वहाँ मौजूद हैं, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट आपकी वहाँ पर भी होती है, लेकिन सिर्फ सिस्टम अपग्रेड होने की ज़रूरत है, चीज़ों को मेनटेन होने की ज़रूरत है। यानी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है, जो धक्के वहाँ पर खाने पड़ते हैं, जो एक कहते हैं ना काटनी पड़ती है प्रॉपर तरीके, अगर ये सिस्टम सही हो जाए ना तो लोग गवर्नमेंट अस्पताल में जाने से क्यों कतराएं? बड़ा आसान है। मैंने कहा ना, एक तो ये कि वो लेटर उनके पास रेफर लेटर हो, मॉर्निंग में वहाँ एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हो जो शुरू में जाके सारे मरीजों की एंट्री कर ले। अब फर्ज कर लें आज उन्होंने 20 मरीज देखने, ये आज है वहाँ के डॉक्टर ने 100 मरीज देखने, आपने 100 की एंट्री कर ली, बाकी कहा कि अब कल आएंगे। आप खिला में आप 500 पेशेंट खड़ा हुआ है,
आपने 100 देखने, वो 4 तो फिर चले गए, फिर दूसरे दिन आए, सुबह से आगे से चले गए। ये एक सिस्टम होना चाहिए। आप नाम लिखा दें, फोन पे नाम लिखा दें, आप जैसे जो है कोई हॉस्पिटल के रेफर है वो लिख दें, एक एंट्री रिसेप्शन में मौजूद हो और वो उनको मौजूद है, उसके साथ है, वो उनका नाम ले और अंदर जाए, कोई लाइनों की जरूरत ना हो। ये नहीं कि यहाँ पे 100 बैठे, आप सब जगह जहाँ चले जाए, आपका एक अनाउंसमेंट होगा कि आप ये अंदर जाए। ये सब प्राइवेट भी, जैसे प्राइवेट में भी होता है। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बहस है। मैं कहता हूँ कि ये सिस्टम जल्द से जल्द आना चाहिए। बहुत बड़ी बहस है, इस सिस्टम को सही होने में पता नहीं कितना टाइम दरकार होगा, वो आगे हम नहीं, लेकिन बहुत जल्दी आएगा जब हम बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब लोग जो है वो इस तमाम सूरत हाल से सफर कर रहे हैं तो उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालना हमारा फर्ज बनता है। तो सिस्टम को बेहतर करना भी जो है सिंध हुकूमत का काम है। उनका काम है कि जो है सिंध के अंदर हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए, उनके सिस्टम को मेंटेन किया जाए। अच्छा, तमाम सूरत हाल पे हमने बात तो की, लेकिन एक डेंगू जो हम आजकल देख रहे हैं, जो मसला बहुत उरूज पर पहुंचता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि आए रोज जो है उसके केसेस में इजाफा होता ही जा रहा है। कोरोना तो है ही है, कोरोना के साथ तो हम जिंदगी अपनी गुजार ही रहे हैं, वो तो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर ही रहा है, लेकिन डेंगू से कैसे बच सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्लाइमेटिक है, यानी साफ जगहों पे अटैक करता है। वो सुबह में, मॉर्निंग में है, इवनिंग में है। जो साफ पानी है वहाँ ये ब्रीड करता है, इसकी अपनी नस्ल वहाँ होती है, वहाँ इसकी मुख्तलिफ किस्म के जो मच्छरों की एनोफिलीज, फीमेल मेल वहाँ पाए जाते हैं। जब आप सुबह गुस्ल करने जाते हैं या नमाज के लिए जाते हैं, वुजू करते हैं, तो वहाँ ये डेंगू जो है अटैक करता है। अभी तक देखिए इतनी ही रिसर्च है इसके ऊपर, मैं समझता हूँ इस पर बहुत कुछ रिसर्च होना बाकी है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 2 टाइम जो है ये अटैक करता है। मुझे तो ये लगता है कि शायद ये आपके कपड़ों में भी अटैच हो जाता है कहीं जाके, और बाद में जाके ये किसी भी मुनासिब टाइम पे काटता है। और पे 2 बाइट होती हैं, इसकी भी एक बाइट होगी, फिर दूसरी कुछ दिन के बाद दूसरे दिन या शाम में दूसरी बाइट होगी, तो प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो डेंगू होगा। ये बीमारी छूत की बीमारी या कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मेरे आपके छूने से वो बंदा वो जो डेंगू जो है वो स्प्रेड हो जाए, ना ऐसा करने के सोशल कॉन्टेक्ट से हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ मच्छर जो डेंगू है, ये मच्छर की किस्म है मॉस्किटो की। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका साइज बिल्कुल तस्वीरों में दिखाया जाता है। वाइट वाइट स्पाइक होते हैं इसके डंग जो होते हैं, विंग जो होते हैं, वो ज़रा भारी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और ज़्यादा पेनिट्रेटेड होते हैं। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि जो मच्छरों का जो एनोफिलीज है उसके ये बड़ा भाई है ना, तो उसके हवाले तेजी से करता है, या तेजी से करता है। इसका सिस्टम थोड़ा सा 1943 में चाइना ने एक साइंटिस्ट थे 2, उन्होंने इसको पहले ज़्यादा जो है डिस्कवर किया था। उसके बाद फिर ये आगे आगे जो है आना शुरू हुआ, पहले मुल्क में आ गया, इंडिया, पाकिस्तान, सब जगह चला गया। जहाँ जहाँ सफाइयाँ मौजूद थी वहाँ भी हुआ, यानी ये फिर साउथ अफ्रीका से अमेरिका चला गया। मच्छर की हिस्ट्री और इसकी हिस्ट्री फर्क है। वो गंदगी से हुआ है, वो अनहाइजीनिक, ये हाइजीन से हुआ है ये। तो इसका मतलब था इसके नेचर थोड़ा डिफरेंट था, ये सोफिस्टिकेटेड था। इसने क्या किया, मच्छर भी हेमोलाइसिस करता है, ब्लड को एनालिसिस करके वो उसको टुकड़ों में बांट देता है, तो ब्लीडिंग हो जाती है। मच्छर की बात कर रहा हूँ, मलेरिया की बात कर रहा हूँ। इसने भी की, मगर इसने क्या किया, ये ज्यादा शार्प था। इसने ऐसे सेल को सेलेक्ट किया जो बड़ी तेजी से ब्लीडिंग करते हैं बॉडी के अंदर और बड़ी तेजी से डेथ करते हैं। यानी ये एक प्लेटलेट काउंट होता है हमारे पास, थ्रोम्बोसाइट्स हम कहते हैं, ये उस पर अटैक करता है। होता है ये जिगर में ही है, जब इसका साइकिल जिगर में पहुंचता है तो वहां जाके इन्वेट करता है ये, और वहां जाके जो ब्लड के सेल हैं उसको समझा टारगेट बनाता है ये, और बड़ी तेजी के साथ वो सेल प्लेटलेट काउंट नीचे आते हैं। प्लेटलेट काउंट क्या करते हैं, ये हमारे यहाँ ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम को बनाते हैं। अगर इनका सिस्टम कम होगा तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अच्छा, वो कहाँ से होगा, फर्ज कर लें इसकी 150 से लेके 400 तक इसकी एक नॉर्मल फिगर है। अगर ये 150 लाख से कम होना शुरू हो जाता है, ये मतलब कि 140 हो गया, 130 हो गया, तो उसमें क्या हुआ, आपको वीकनेस आएगी, ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, सर में दर्द होना, टांगों में दर्द होना, ये प्रॉब्लम होंगे। लेकिन जैसे ही इसकी फिगर कम हो जाएगी, 60 पे आएगी, 50 पे आएगी, तो हमारे जो सॉफ्ट पार्ट है, आई साइड है, नोज है हमारी, यहाँ से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। जी हाँ, और फिर ऐसी ब्लीडिंग भी होती है कि वो डेंजरस हो जाती है। इसी वजह से इस सिम्टोमोलॉजी की वजह से हमने डेंगू को 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है। हमारा एक सिंपल डेंगू होता है, जो बुखार हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसका जो है वो प्लेटलेट काउंट कम नहीं हुए, समझे, तो वो ठीक हो गया, वो रिकवर हो गया। दूसरा हमारा हेमरेजिक है, हेमरेजिक का मतलब ब्लीडिंग होना। ऐसा पेशेंट डेंगू का जिसमें ब्लीडिंग हो रही हो,
मुंह से उल्टियाँ हो रही है, वहाँ पेचिश हो रही हो, नाक से ब्लीडिंग हो रही हो, ये सेकेंड स्टेज होती है और ये भी डेंजरस होता है। इसके अंदर भी जरासीम होते हैं इसके। अच्छा, इसकी ये होती है कि इसमें इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि बॉडी का डिफेंस, दूसरे वायरस भी आ जाते हैं। यानी हो सकता है कि इसमें टाइफाइड का वायरस भी आ जाए, हो सकता है इसमें निमोनिया का वायरस भी आ जाए, तो ये डेंजरस हो जाता है। इसको हम लोग हॉस्पिटलाइज ही करते हैं, मल्टीपल्स हो जाते हैं। या इसको हॉस्पिटलाइज ही किया जाता है, ये छोटी क्लिनिक में डील नहीं हो सकती है। अच्छा, तीसरा जो सेप्टिक हो जाता है, सेप्टिक मतलब वो शॉक में चला जाता है मरीज, वो उसकी डेथ हो गई है, तो ये बड़ा डेंजरस है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 2 से 5 दिन में, 6 दिन में ये सारा प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, मतलब सिर्फ 5 दिन लगते हैं और विद इन ए वीक जो है या तो आप रिकवर हो गए या आप गुजर गए। अच्छा। ये होता है। बाकी की चीजें देखिए, जितने भी कोरोना लंबा चल रहा है, 2 से 3 हफ्ते चल रहा है, ये सबसे शॉर्ट पीरियड होता है। तो हमें चाहिए कि हमें इसको फौरी तौर पे एकदम, इसीलिए डेंगू को देखते सबसे पहले हम इसका जो प्लेटलेट काउंट करा लेते हैं। जैसे हमने देखा ये नॉर्मल है तो आप सपोर्टिव थेरेपी दें 6 महीना, उसकी थेरेपी देंगे बाद आपके जो इसे बॉडी है इसके अंदर, इसको कहते हैं ब्रेक बोन डिजीज, यानी ये हड्डियों को तोड़ देता है। ये बिल्कुल सही आपने बात की, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हड्डियों को बिल्कुल चूर चूर कर देता है और इस तमाम सूरत हाल से आप लोग को निपटना पड़ेगा। और अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको क्रिएट हो रहे हैं तो फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पर आप अपनी ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि ट्रीटमेंट कराना इंपॉर्टेंट है। घर में इलाज इसका नहीं हो सकता, तो अपनी सिचुएशन को वर्स करने से बेहतर है उसका फ़ौरन से पहले स्टेप लें, क्योंकि कहते हैं ना, जान है तो जहान है। और जिस तरीके से डॉक्टर आबिद बात कर रहे थे, बता रहे थे तमाम सिचुएशन के ऊपर, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही डॉक्टर आबिद। प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और हम अपने स्पॉन्सर्स को कैसे भूल सकते हैं, हमारे स्पॉन्सर है साहिर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। इसके बाद हम उसका सेगमेंट भी करने जाएंगे। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह।